A very good morning to all the participants. सभी को नमस्ते. I welcome you all to this workshop on kitchen gardening. This is the third part of this workshop. पहले दो पार्ट हमने कवर किए हैं और उसी का ये एक पार्ट है इस वर्कशॉप का थर्ड पार्ट. और लोकेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं. सर, मैं आपका वेलकम करता हूं आज के इस वर्कशॉप में और विनती करता हूं कि शुरू करें आप आज का प्रेजेंटेशन. ओवर टू. थैंक यू रवीश जी. बहुत ही एक अच्छी पॉसिबिलिटी आपने हमें दी है. मैं सोच रहा था कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये जो वर्कशॉप्स हम कर रहे हैं, ये जो प्रोसेसेस कर रहे हैं. तो एक विचार ऐसा है कि ये मिठास की छोटी छोटी बूंदें हैं जो हम लोग पानी में डाल रहे हैं. Each workshop is like that, till the water becomes sweeter. क्योंकि बहुत कुछ गलत हो गया, बहुत कड़वापन आ गया और उसको मीठा करने का धीरे धीरे प्रोसेस है. बिकॉज ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग मूलभूत वेलनेस की बात करते हैं, इंटरनेट पे देखो तो कई वेबसाइट्स उसको क्वैकरी बोलती है, अनसाइंटिफिक बोलती है, एंड बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है उनको पढ़ के. And I think these are those sweet drops of goodness which will change all that. So thank you for that opportunity and thank you for that possibility. Welcome everyone. मैं लोकेंद्र हूँ. 9 दिसंबर को हमने फर्स्ट सेशन किया था सॉइल्स के बारे में. काफी कुछ बातें की थी. आज हम लोग नेचुरल नॉन टॉक्सिक पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो आई होप एवरीवन इज रेडी. आज ये जो सेशन है बहुत लंबा सेशन नहीं है, बिकॉज डिजीज बाय इटसेल्फ कैन बी अंडरस्टूड वेरी सिंपली इफ यू अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल फॉर्मेट. लेकिन अगर आप उसमें डिटेल में जाओ तो बहुत लंबा कोर्स बन जाता है, बहुत लंबी एक स्टडी बन जाती है. तो अपन उसको फर्स्ट पार्ट में रखेंगे, ब्रॉडली अंडरस्टैंड कर लेंगे. ठीक है, एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू जनरेट सम काइंड ऑफ अ डिस्कशन, बिकॉज आप लोगों ने मिट्टी के बारे में सीख लिया है, सीड्स एंड सीजन्स के बारे में बात हो चुकी है और आज अपन पेस्ट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे. आप में से बहुत कुछ हैं जो बहुत कुछ ऑलरेडी कर रहे हैं, हम लोगों से भी ज्यादा जानकार हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में. बहुत कुछ ऐसे भी जो शुरुआत कर रहे हैं. तो एक बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, बड़ा अच्छा लगेगा. तो इन द एंड विल डू दैट. मैं अभी स्लाइड शो स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप स्लाइड शो पे के सहारे अपन डिस्कशन करेंगे. ठीक है, एंड एक सेकेंड में बस स्लाइड शो स्टार्ट करता हूं. दिखाई दे रही है मेरी फुल स्क्रीन स्लाइड? जी सर. ओके. मैं नॉर्मली ऐसा मानता हूं कि कोई भी काम करना तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. अगर अंडरस्टैंडिंग है तो सॉल्यूशंस अपने आप आ जाते हैं. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर सॉल्यूशंस में अपन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं. तो जैसे सॉइल्स में भी की थी, आज भी मैं कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं. एक तो ये कि अब हमें को एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना है. जो दूसरे जानवर हैं, जो दूसरे माइक्रोब्स हैं, जो दूसरे इंसेक्ट्स हैं, उनका भी अपना एक अस्तित्व है, एक उनका राइट टू एग्जिस्टेंस है. तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एक्सेप्टिंग कोएग्जिस्टेंस. ठीक है, कोएग्जिस्टेंस इसलिए कि बहुत सारे इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं इस पृथ्वी पर, और उन इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में नेचर ने सबका रोल बनाया हुआ है. चूहे का भी एक रोल है, मोर का भी रोल है, हमारा भी है ना. तो ये सारे इकोलॉजिकल प्रोसेसेस बहुत जरूरी हैं. जब इसमें इम्बैलेंस आता है तब इंटरवेंशन की बात है. हम इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को नहीं रोकेंगे.
मानव ने लास्ट 60 से 70 सालों में पृथ्वी पर से ऑलमोस्ट 70% इंसेक्ट्स को मार डाला है। आप में से जो लोग 50 साल के ऊपर की जिंदगी जी चुके हैं इस पृथ्वी पर, आप जानते हो कि जब बचपन में हम हाईवे पे गाड़ी में जाते थे तो गाड़ी की स्क्रीन पे बहुत सारे कीड़े लग जाते थे शाम के टाइम, आजकल नहीं लगते, which is one of the biggest indicator कि the number of insects have been tremendously decreased. ठीक है, so we will not use any sides, so we won't use pesticide, we won't use insecticides, because these sides are to kill and we are not going to kill. Fourth is, lot of times plant का जो illness होता है, जो भी हो, it can be due to unhealthy conditions. So let's not always try to find a insect or a microbe or a virus जो ये कर रहा है, कई बार शायद हम ही कर रहे हों. We will talk about that also. So identification of the problem is very important, कि भी प्रॉब्लम क्या है, एंड उसके बाद में एक टॉलरेंस और एक पेशेंस चाहिए, बिकॉज आपने कुछ किया तो तुरंत दूसरे दिन ही पेड़ में पौधे में रिजल्ट नहीं आते, इट टेक्स 10 to 15 days, so we have to have that little patience वगैरह. I consider this being something like a plant doctor or a plant mother. Probably mother is better because then we connect to the plants better. So let's understand plant health. कि किसको आप अनहेल्दी बोलेंगे, किसको आप हेल्दी बोलेंगे. इसमें सीजन्स आ जाएंगे, प्लांट की एज आ जाएगी, आपने पानी ज्यादा दे दिया उससे नुकसान है, या पानी कम है उससे नुकसान है. ठीक है, तो उसके लिए आपके ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी हैं, बहुत क्लोजली. जैसे मैं छत पे जाता हूँ मेरे प्लांट्स को, तो एक एक पत्ते को कभी कभी मैं नीचे से ऊपर देखता हूँ, मतलब पेड़ पौधे के सारे पत्ते नहीं देखते, बट कुछ कुछ पत्ते देखते हैं हम लोग. पत्तों के नीचे देखेंगे, कलियों को देखेंगे, स्टेम को देखेंगे, है ना. एंड थोड़ा प्लांट के साथ कनेक्शन होना चाहिए, उसको छू के आप पूछिए कैसे भाई, ठीक ठाक है, क्या प्रॉब्लम है. तो डू ऑल दोज थिंग्स एंड यू वुड बी एबल टू कनेक्ट टू द प्रॉब्लम बेटर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम प्रॉब्लम्स पर आते हैं. सबसे पहले प्रॉब्लम लेगी जो सॉइल के ऊपर के प्रॉब्लम्स हैं. This is a very powerful pest called aphids. ये बड़े छोटे छोटे से होते हैं, एंड पूरी 275 डिफरेंट वेराइटीज आर देयर. एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें जो मादा एफिड होती है वो डायरेक्ट बच्चे ले करती है. ये क्लोजअप फोटोग्राफ्स इसलिए आपको बड़े क्लियरली दिखाई दे रहे हैं. जो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम का फोटोग्राफ है, नॉर्मली आपको वैसा डॉट्स दिखाई देंगे, आपको लगेगा इन पे बहुत छोटे छोटे डॉट्स आ गए, ये क्या है पता नहीं. ब्लैक भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, येलो भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, एंड दे सक द सैप फ्रॉम द लीव्स एंड द स्टेम, एंड उसमें पौधा मर जाता है. जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये हो जाते हैं तो इनमें पंख डेवलप हो जाते हैं, एंड देन दे फ्लाई टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट और टू अनदर प्लांट. सो दैट चैलेंज इज नॉट टू लेट देयर नंबर्स इंक्रीज. अगर थोड़े बहुत आते हैं तो इतना नुकसान नहीं कर पाएंगे, बट जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो दे कैन एक्चुअली हार्म द प्लांट्स. तो आपको समझना है कि इनको देखें, शुरुआत में पहचानें और इनको वहां से हटा दें. वो कैसे हटाना है वो अपन एंड में आते हैं, बिकॉज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. ये सब जो है ना, ये पत्ते के अंदर चिपके हुए नहीं है, ये थोड़े पत्ते के ऊपर हैं. आप इनको इजीली ब्रश ऑफ कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल स्प्रे कर सकते हैं. वो अपन आगे आते हैं सॉल्यूशंस के. तो एफिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल बहुत अच्छी चीज क्या है कि आपको कुछ बीमारी है, आप उसको देख के गूगल भी कर सकते हैं, येलो इंसेक्ट्स ऑन माय प्लांट, व्हाइट पैचेस ऑन माय प्लांट करके, तो आपको नॉर्मली सॉल्यूशन मिल जाएगा. फिर एक कैटरपिलर्स हैं, ये तो बड़ी हमारी चॉइस वाला प्रॉब्लम है. बेसिकली मोस्ट ऑफ देम आर बटरफ्लाई के बच्चे होते हैं, और बटरफ्लाईज के या मॉथ के बच्चे होते हैं ये, एंड ये पत्ते खाते हैं, विच इज पार्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस. तो
तो हमारे घर में तो जब बटरफ्लाई का बच्चा इस तरह से कैटरपिलर दिखाई देता है तो वी स्टार्ट अ सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट। उसकी फोटोग्राफ लिए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है कि हमारे घर बटरफ्लाई आ रही है। सो इसके बारे में मैं और आगे डिटेल में बात करूंगा। ये आप सबने देखी होगी मिलीबग, जिसको लोग बाग नॉर्मली डिस्क्राइब करते कि मेरे पौधे पे वाइट फंगस लग गई है। बेसिकली छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो पौधों पे लग जाते हैं, और ये जो मादा इंसेक्ट होती है ये हजारों की संख्या में, ऑलमोस्ट फ्यू थाउजेंड बच्चे देती रहती, अंडे देती रहती, विच वेरी क्विकली डेवलप इनटू babies and then grown-ups, and then they keep sucking the sap from the leaf. They normally जो पौधों की कलियां हैं या ऑक्सिलरी बड है पत्ते के नीचे, वहां पे रहते हैं ज्यादा, एंड दे वंस दे एस्टेब्लिश देमसेल्व्स दे स्टिक देयर। अगर आपके पौधे पे चींटियां चढ़ रही है तो आप समझिए कि उस पे मिलीबग या एफिड हो सकते हैं, बिकॉज ये सब एक मीठा सैप रिलीज करते हैं जो चींटियों को बहुत अच्छा लगता है, और उसके अगेंस्ट में चींटी इनको उठा उठा के ट्रांसफर करती है, और जब दूसरे प्रीडेटर्स आते हैं एफिड खाने के लिए तो चींटियां उनको बचाती भी है। तो अगर आपके पौधे पे चींटियां चढ़ रही है तो आप समझिए कि इट्स एन इंडिकेटर कि कहीं कुछ ऊपर ऐसा वाला पेस्ट लगा है। सो दिस इज मिलीबग। आप चाहें तो आप ये स्क्रीनशॉट भी सारे ले सकते हैं, बिकॉज दिस विल बी गुड रेफरेंस फॉर यू ऑल। मिलीबग भी पौधों को खत्म कर सकती है। इट्स क्वाइट पावरफुल व्हेन इट बिकम्स इन लार्ज क्वांटिटी। पत्ते पहले कर्ल होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, पीले होने लगते हैं वगैरह। तीसरा है लीफ माइनर। ये मैं बहुत कॉमन वाली डिजीज की बात कर रहा हूँ। ये पत्ते के अंदर एक लार्वा होता है जो घूमता है, ऐसी माइंस बनाता है पत्ते के अंदर, उससे ये निशान हो जाते हैं। ये नॉर्मली पत्तों के लिए बहुत नुकसानदायक नहीं है, पौधे के लिए बहुत नुकसानदायक नहीं है, बट पत्ते बहुत सुंदर नहीं लगते, पौधे का रूप बहुत खराब हो जाता है। तो जैसे पालक में काफी लगता है तो उसके बाद में पालक के पत्ते खाने की इच्छा नहीं होती है ना। तो दिस इज नोन एज लीफ माइनर। इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि जिन पत्तों पे लीफ माइनर हुआ है उसको आप काट के दूर फेंक दें, तो वो स्प्रेड नहीं होगा। इसको बेसिकली स्प्रेड रोकना चाहिए, एंड और बड़े नहीं, उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, जो मैं आगे आता हूं उसके बारे में। तो लीफ माइनर इज अनदर कॉमन ऑकरेंस इन किचन गार्डन्स। ये स्पाइडर माइट करके एक अलग और तरह का स्पाइडर है, छोटा वेरी मिनिस्क्यूल स्पाइडर है जो इस तरह के वेब्स बनाता है, और प्लांट में से ये भी सैप को सक करता है। इससे भी प्लांट को काफी नुकसान होता है, और काफी बदसूरत सा पौधा हो जाता है ये। तो स्पाइडर माइट इज अगेन समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ वेरी क्विकली। ये सारे जो मैंने बताए उसके सिवाय भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं, बट ये मेजर हैं, और जो थेरेपीज हैं दे आर मोर और लेस कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम। बाकी आप इंटरनेट पे थोड़ा गूगल करके पता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, क्योंकि द रेंज इज ह्यूज एक्चुअली। ठीक है, हमें जो ट्रीटमेंट करना है, जो लास्ट टाइम मैं बताया था, नॉन टॉक्सिक लिविंग वाला ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, उसी से हम लोग एक एक्सटेंशन ले रहे हैं नॉन टॉक्सिक गार्डनिंग का। ठीक है, तो आप नॉन टॉक्सिक गार्डनिंग कीजिए, क्योंकि आपको इन बीज को बचाना है। इन बीज को तो मारना नहीं है हमें। ये जो बीज हैं ये हमारे पौधों के लिए, हमारे वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है ये, तो इनको नहीं मारना, और इसको तो डेफिनेटली नहीं मारना, है ना। तो ये जो भी चीज हम यूज करेंगे वो नॉन टॉक्सिक यूज करेंगे। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ये है ब्रशेस। वॉल पे पेंट करने वाली एक हार्ड ब्रश ले ले, 2 इंच वाली, या ओल्ड पुरानी टूथ ब्रश ले लें, या हेयर डाई वाली खराब ब्रश ले लें। And whenever you see these insects, what I do is when I walk in my garden, I always carry a small brush with me.
इनफैक्ट ये टूथब्रश तो इतनी जल्दी आजकल खराब होती है कि मेरे बगीचे में जगह जगह रखी हुई है। तो जैसे कोई कीड़ा दिखता है, मिलीबग हो, एफिड हो, स्पाइडर माइट हो, उसको मैं ब्रश ऑफ कर देता हूँ। वो ब्रश ऑफ इस तरह से करते हैं कि थोड़ा पौधे को टेढ़ा करके ब्रश ऑफ करते हैं ताकि वो पॉट के अंदर नहीं गिरे, वो जमीन पे गिर जाए। अगर फर्श पे गिर जाते हैं तो वो फिर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते या वापस पौधे पे नहीं आते। तो इट्स वेरी इजी। अभी लास्ट 1.5-1 साल से मैं ये ब्रश सिस्टम यूज कर रहा हूँ, एंड आई टेल यू स्प्रे करने की जरूरत बहुत कम हो गई है। बट ब्रश सिस्टम वर्क्स व्हेन यू डोंट हैव ह्यूज नंबर ऑफ प्लांट्स। जो बालकनी पे, टेरेस पे गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत सही है, या जिनका छोटा सा बगीचा उनके लिए टेक्निक बहुत अच्छी है। बट इवन अदर्स कैन डेफिनेटली यूज इट, बिकॉज नॉर्मली मैंने देखा है इन्फेक्शन एक साथ में बहुत सारे पौधों पे नहीं आता। पहले वो एक पौधे पे आएगा, मिलीबग आएगी, फिर वो ग्रो होने लगेगी, मल्टीप्लाई होने लगेगी। इन केस वी मिस ऑब्जर्विंग देम, दे बिकम इन ह्यूज क्वांटिटी। तो जरूरी है कि आप उसको बहुत इनिशियल स्टेज पे वाइप ऑफ कर दें, ब्रश ऑफ कर दें प्लांट पर से। अगर वो आप कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मेरा हिबिस्कस है, उस पे मिलीबग बहुत आती है। लास्ट 1 साल से मेरे को हिबिस्कस पे कुछ ज्यादा स्प्रे नहीं करना पड़ रहा है, बिकॉज 1-2 मिलीबग आती है, कभी कभी मैं देख लेता हूं, उनको मैं गिरा देता हूं और पौधा ठीक रहता है। ठीक है, सो ब्रशिंग इज द फर्स्ट सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। द सेकंड सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इज नीम ऑयल। 1 या 1.5 लीटर का स्प्रे बॉटल लीजिए आप, उसमें माइल्ड सोप सॉल्यूशन बनाइए। माइल्ड सोप के लिए आप बीदिंग सोप यूज कर सकते हैं। मैं तो कभी कभी थोड़ा सा निरमा भी यूज कर लेता हूं, दो इट्स लिटिल हार्श। द बेस्ट इज अरीठा इन केस यू कैन। तो पानी में सरफेस टेंशन तोड़ने की कैपेसिटी आ जाती है। उसके बाद में 5 या 10 ml आप नीम ऑयल डालिए, कैप को बंद कीजिए और जोर से हिलाइए। यू हैव टू रियली शेक इट रिगरसली। सो देयर इज अ कोलॉइडल मिक्स ऑफ नीम ऑयल एंड सोप वाटर। नहीं तो नीम ऑयल वो ऊपर तैरता रहेगा, शेक करने से वो कोलॉइडल मिक्स हो जाता है, और उसे आपको पौधों पे स्प्रे करना है। और जैसे जैसे स्प्रे करते जाएं, आप शेक करते ही जाए उसको। 1 लीटर में 5 या 10 ml सोपी वाटर के साथ में नीम ऑयल। ठीक है, ये प्रपोर्शन है। अगर आप 2 लीटर का कंटेनर है तो आप 20 ml डालिए या 10 ml डालिए, दैट यू विल गेट टू नो। मैं अप्रोक्सीमेटली उतना डाल लेता हूं, दिस इज एन इंडिकेटर। आपकी 1 चम्मच 10 ml होती है, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। एंड उसको आपको स्प्रे करना है शाम के वक्त। शाम के वक्त क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस पेस्ट दे बिकम वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम। व्हाट हैपेंस इज, बेसिकली जो सोप सॉल्यूशन है, वो जैसे मिलीबग ने ऊपर एक कोटिंग बना के रखी है, सोप सॉल्यूशन उस कोटिंग को वॉश ऑफ कर देता है, एंड देन द नीम ऑयल मेक्स अ कोटिंग ऑन द लीफ, ऑन द इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, एंड नीम ऑयल इज नॉट वेरी टेस्टी। तो ये सारे इंसेक्ट्स के जो बहुत टेस्टी मील चल रहे होते हैं पौधों पे, वो रुक जाते हैं, एंड देन दे लीव फ्रॉम देयर, देन दे डोंट find the place very nice. Only thing is, all these natural ingredients, they degenerate very fast in sunlight and atmosphere, unlike the chemical pesticides. जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं वो बहुत तगड़े केमिकल के बने होते हैं, और उनका प्लांट पे पॉइजन इफेक्ट कई महीनों तक या हफ्तों तक रहता है। रोगर है, वो ऑलमोस्ट 50% डीजनरेशन होता है 50 या 60 दिन में, which is too much, which is too long a duration for that toxicity to stay. These guys, नीम ऑयल, सोप सॉल्यूशन वगैरह जो अपन आगे बात करेंगे, वो आधा दिन कुछ घंटों में डिजनरेट हो जाते हैं काफी हद तक। तो आपको इनका स्प्रे फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। हम जो यूज टू हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, हमें लगेगा यार इनकी इफेक्टिविटी कम है। सही है, इनकी इफेक्टिविटी कम है, बट दीज आर सेफर फॉर अस, फॉर द इकोलॉजी, फॉर द प्लांट, फॉर द सॉइल एंड फॉर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो इनके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। हम लोग ये सजेस्ट करते हैं, अगर आप नीम ऑयल स्प्रे करते हैं
तो जिस पौधे पे इन्फेक्शन है उस पे कीजिए, और वो जो पौधा जहां पे मिट्टी में से निकलता है वहां पे भी स्प्रे कीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ दिस पेस्ट दे गो डाउन इनटू द सॉइल एंड दे क्लाइंब अप फ्रॉम देयर इन द नाइट। ठीक है, जो पौधे पे इन्फेक्शन है उस पे स्प्रे कीजिए, और हल्का सा स्प्रे बाकी पौधों पे भी कर दीजिए एज ए प्रिवेंटिव। और आपको 3 या 4 शाम को ये स्प्रे करना है। तो पहले हम ब्रश से उनको ब्रश ऑफ कर देते हैं और फिर ये स्प्रे कर देते हैं 3-4 दिन तक, एंड देन एवरी वीक और 2 वीक डू इट फॉर सम टाइम, सो योर पेस्ट का रिकरेंस बंद हो जाता है। नीम ऑयल। ठीक है, दूसरा थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला है। सपोज आपके कुछ पेस्ट हैं जो नीम ऑयल से नहीं मान रहे हैं, तो गोमूत्र, तमाकू, हरी मिर्ची, गार्लिक, नीम की लीव्स, दे आर ऑल वेरी गुड पेस्ट डिटरेंट्स। जिससे गार्लिक की स्मेल है मोस्ट पेस्ट को अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है जब टिड्डी अटैक करती है तो लहसुन का पानी बना के खेतों पे डाला जाता था। टिड्डियों को भी गार्लिक की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो दे डोंट प्रीफर टू लैंड देयर। तो गार्लिक इज वेरी गुड। नीम बहुत कड़वा है। ग्रीन चिली तो आप सब जानते हैं कैसी होती है। टबैको की स्मेल एंड टेस्ट इज नॉट वेरी गुड, इट्स आल्सो माइल्डली टॉक्सिक, सेम इज विद काउ यूरिन। ठीक है, तो ये जो अग्नास्त्र है उसका ये मैंने प्रोसेस रखा है, जिसमें 1 लीटर काउ यूरिन में 100 ग्राम तमाकू, 50 ग्राम हरी तीखी वाली मिर्ची, 50 ग्राम क्रश्ड गार्लिक, ये मिर्ची भी क्रश करके डालनी है, और 50 ग्राम नीम लीव्स को भी क्रश करके डालना है। इसको 24 घंटे आप भिगो के रखें साथ में। दूसरे दिन, और इसको भिगोने के बाद आपको हिलाना है दिन में 2-3 बार, ताकि ये एनारोबिक नहीं हो जाए। और फिर इसको छान लेना है आपको। छान के नॉर्मल ये सब चीज आपको 2 या 3 दिन में यूज कर लेनी है 1:10 के डायल्यूशन में। एग्रीकल्चर में, गार्डनिंग में, वी फाउंड दैट दिस 1:10 proportion works quite well, and this is a pretty strong pest deterrent. अगर आप ये करते हैं तो हो सकता है कि आपके पौधों पे एक आध दिन के लिए मधुमक्खियां, तितलियां भी नहीं आए, बट दे आर वेरी गुड इन केस आपका कोई पेस्ट ऐसा है जो नहीं मान रहा है, थोड़ा जिद्दी पेस्ट है। नेक्स्ट है नीमास्त्र, विच इज अ मच सिंपलर वन। इसमें केवल काउ यूरिन और नीम लीव्स का यूज होता है। तो 50 ml काउ यूरिन होता है और 100 ग्राम क्रश्ड नीम लीव्स होती है। उनको भिगो के 24 घंटे रखते हैं, दिन में 2-3 बार हिलाते हैं उसको। दूसरे दिन उसको छान के अगेन 1:10 में यूज कर लेते हैं। अगेन दिस हैज टू बी यूज्ड इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। काफी अच्छा असरकारक है। नीम ऑयल वाला जो सॉल्यूशन है और ये है, इसका हम लोग ऑल्टरनेट करते रहते हैं, बिकॉज नेचुरल प्रोसेसेस में जो पेस्ट हैं वो बहुत यूज टू हो जाते हैं। नीम ऑयल आपने 2 महीने किया, फिर आपको 2 महीने बाद पता चलेगा कि भाई अब तो पेस्ट को कोई असर ही नहीं हो रहा नीम ऑयल से। तो व्हाट वी डू इज वी ट्रिक देम। हम लोग चेंज करते रहते हैं, कभी नीमास्त्र डाल दिया, कभी ये डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, तो इट स्टेज इन कंट्रोल। ये लमित है। लमित इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पेस्ट कंट्रोल। इसमें भी हरी मिर्च, गार्लिक, काउ यूरिन, टोबैको, और एंड में इसमें थोड़ा सा हींग डालते हैं और साबुन डालते हैं। साबुन का एक बहुत अच्छा रोल है। आप समझिए कि पानी में एक सरफेस टेंशन होता है। जब आप साबुन डालते हैं तो वो सरफेस टेंशन तोड़ने की कैपेसिटी आ जाती सॉल्यूशन में। तो जब आप लीफ पे स्प्रे करें तो लीफ उसको एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी। तो नॉर्मली जब न्यूट्रिएंट्स स्प्रे करते हैं या पेस्ट कंट्रोल स्प्रे करते हैं तो वी ऑलवेज एडवाइज कि जस्ट स्प्रे करने से पहले थोड़ा सा उसमें साबुन का पानी डाल लीजिए, उसको अच्छे से शेक कीजिए, फिर डालिए। जो इंसेक्ट्स और पेस्ट होते हैं वो भी अपने ऊपर एक वाटरप्रूफ कोटिंग जैसा बना लेते हैं कई बार। तो साबुन के डालने से वो कोटिंग ब्रेक हो जाती है, तो पेस्ट उन तक पहुंच पाता है। तो ये जो साबुन है ये बहुत अच्छा एक एडिटिव है।
तो हमारे गार्डन में, जैसे मेरे गार्डन में, आई ऑलवेज कीप अ लिटिल सोप सॉल्यूशन रेडी। हमारे नहाने के बाद जो साबुन बच जाती है उसको बॉटल में डाल के, पानी डाल के उसका सॉल्यूशन बना के हम लोग रख लेते हैं। सो वेन एवर आई डू नीड टू डू सम स्प्रे, आई जस्ट एड लिटिल ऑफ फ्रॉम दैट सोप सॉल्यूशन। एक बहुत अच्छी चीज है बायो एंजाइम। बायो एंजाइम आप किसी भी चीज से बना सकते हैं। ये ऑरेंज बायो एंजाइम है, मतलब ऑरेंज के छिलकों से बना हुआ है। नाउ बायो एंजाइम हैज अल्कोहल एंड विनेगर बोथ। तो इसको 1:25 के प्रोपोर्शन में स्प्रे करता हूं। कुछ लोग 1:100 या 1000 का प्रोपोर्शन एडवाइस करते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि उससे कुछ होता नहीं है। तो दीज आर सेड टू बी ब्लूमर्स ऑल्सो। ये ऐसा कहा जाता है कि बायो एंजाइम से प्लांट ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। पता नहीं, मुझे बहुत समझ में नहीं आया है अभी तक, बट आई रियलाइज कि बायो एंजाइम से पेस्ट कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। आई थिंक यू ऑल नो हाउ टू मेक बायो एंजाइम, लेकिन मैं फिर भी बहुत शॉर्ट में बोल दूंगा। किचन वेस्ट जिसमें ऑरेंज के छिलके या नींबू के छिलके होते हैं, जिसको हम लोग सिट्रस बायो एंजाइम के लिए यूज करते हैं, वो होता है, गुड़ होता है और पानी होता है। तो 1:3:10 का रेशियो है। 1 पार्ट गुड़ है, 3 पार्ट पील्स हैं एंड 10 पार्ट वाटर है। उसको एक प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है। पहले 15-20 दिन, 1 महीने तक रोज उसमें से हवा निकाली जाती है, फिर उसको रख देते हैं। नॉर्मली बायो एंजाइम मैं एटलीस्ट 4.5 महीने तक रखता हूँ। ऐसा कहते हैं 3 महीने में बन जाता है, बट आई रियलाइज दैट 4.5 महीने के बाद में बायो एंजाइम की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। हमारे घर पे कंटिन्यूस बायो एंजाइम बनता रहता है। एक जो बहुत अच्छा बायो एंजाइम मुझे पेस्ट कंट्रोल की लगता है, वो है आंकड़े का बायो एंजाइम। आपको सबको आंकड़ा पता होगा। मैं आपको एंड में फोटोग्राफ दिखा दूंगा, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। आंकड़े के साथ अभी हम लोग गार्लिक के छिलके डालते हैं। लहसुन जब घर पे यूज करते हैं रसोई में, उसके जो ड्राई पील्स निकलते हैं, वो और आंकड़ा को मिक्स करके हम लोग बायो एंजाइम बनाते हैं। एंड वी फाउंड दिस बायो एंजाइम टू बी वेरी इफेक्टिव। तो ये हर साल हमारे घर पे 5-5, 10-10 लीटर बन जाता है। एंड नीम ऑयल, नीमास्त्र और आंकड़ा और गार्लिक बायो एंजाइम, इसको हम ऑल्टरनेट करते रहते हैं स्प्रे के लिए। तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है। ये आप घर पे बना सकते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा सबको बनाना चाहिए। इसके 3-4 अलग अलग फायदे हैं। आपके बगीचे में मच्छर बहुत कम हो जाते हैं। अगर किसी के घर छोटा सा एक बगीचा है जहाँ पे आप टेबल लगा के शाम को बैठते हैं, तो probably this is a very good spray to do it on the plant because it decreases the occurrence of the mosquitoes also. पौधों पे मॉस्किटोज नहीं होते हैं, बट वो मॉइस्चर के कारण कभी कभी आ जाते हैं, अंधेरे के कारण कभी कभी आ जाते हैं। तो इससे वो डिटर हो जाते हैं ना, आपको तकलीफ कम होगी। आई एम सॉरी। नॉर्मल साबुन, that is also a very good first aid treatment for pest control. सोप सॉल्यूशन बहुत अच्छा फर्स्ट एड है। जैसे नीम ऑयल और साबुन फर्स्ट एड हम गिनते हैं, वैसे साबुन सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा फर्स्ट एड है। आप साबुन सॉल्यूशन स्प्रे कीजिए, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका जो ऑकरेंस ऑफ पेस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। ये बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बताए। अरीठा जिसको हम भूल चुके हैं, अरीठा इज अ वेरी गुड नेचुरल नॉन टॉक्सिक सोप। आज भी जब कैनवस पेंटिंग होती है, उसके पहले कैनवस को धोने के लिए अरीठा ही यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली नेचुरल, स्टेबल, नॉन टॉक्सिक, नॉन रिएक्टिंग। जब नेचुरल डाइज पेंटिंग करते हैं तो यू कांट यूज डिटर्जेंट्स, उसका रेसिड्यू नुकसान करता है नेचुरल डाइज को। तो अरीठा यूज करना चाहिए, बहुत अच्छा है।
आई नॉर्मली प्रिफर टू यूज अ स्प्रे लाइक दैट। ये स्प्रे बहुत इजीली बाजार में मिल जाता है। 50 से 125 150 रुपए की रेंज में अलग अलग लोग बेचते हैं। एंड ये आपके सॉफ्ट ड्रिंक की कोई भी बॉटल पे फिट हो जाता है। तो मैं तो 3-4 रखता हूं अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए। जैसे पेस्ट कंट्रोल की बॉटल अलग होती है, न्यूट्रिएंट की बॉटल अलग होती है, प्लेन पानी की बॉटल अलग होती है। इसमें मैंने एक चीज आपको नहीं बताई है, वो है खट्टी छाछ का पानी। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पेस्ट कंट्रोल फॉर पेस्ट। तो लेकिन उसको छानना पड़ता है। जो पुरानी छाछ होती है उसको आप फिल्टर करके 1:10 डाइल्यूट करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अब हम जमीन के नीचे की बात करते हैं। जमीन के नीचे अनेकों तरह की बीमारियां होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, बट उन प्रॉब्लम को हम समावेश कर देंगे एक साथ में, और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको एक मेजर सॉल्यूशन दे दूंगा। बिकॉज जमीन के नीचे का समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिलो सॉइल इज रूट रॉट। आपकी जड़ों में सड़न लग जाती है। जब सड़न लग जाती है तो पौधे के ये हाल हो जाते हैं। हम सब ने देखा होगा कि बहुत ही हेल्दी पौधा है और बहुत ही बीमार अवस्था में आ जाता है। पत्ते पीले हो जाते हैं, झुक जाते हैं, धीरे धीरे पत्ते गिरने लगते हैं। एंड ऐसी सिचुएशन में लोग नॉर्मली सोचते हैं शायद पौधे को पानी की कमी है, न्यूट्रिएंट की कमी, तो और पानी डालते हैं और वो रूट रॉट और बढ़ जाता है। इस तरह से होता है। बीमारी का एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट ये है कि अलग अलग पौधों में उसके स्वरूप अलग होते हैं, बट ये समय के साथ आप सीख जाएंगे। जैसे आपके पास 10-15 वैरायटी है, धीरे धीरे आपको सब में समझ आ जाएगा। आप देखते ही बोल देंगे अरे ये तो रूट रॉट है, अरे इसमें तो एफिड लगे हैं। वो ऑब्जर्वेशन से आ जाता है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से रूट सड़ जाते हैं नीचे। जो रूट्स होते हैं वो थोड़े काले हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे। अगर आप उसको हाथ से छुएंगे तो तुरंत रूट टूट जाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है ट्राइकोडर्मा वीडी। नाउ ट्राइकोडर्मा वीडी इज अ फंगस। इसको बोलते हैं मित्र फंगस। मित्र फंगस मतलब ये एक पॉजिटिव फंगस है, नुकसान वाली नहीं है, और ये काफी तगड़ी फंगस है। जब इसको पानी में मिला के सॉइल में डाला जाता है तो जो फंगस रूट रॉट करती है उसको ट्राइकोडर्मा वीडी हरा के खुद का साम्राज्य स्थापित करती है। ट्राइकोडर्मा वीडी बाकी बहुत सारी बीमारियां भी हटा सकती है। दिस इज biological pest control mechanism, so this is acceptable in the organic format of treatments. ये मैं आपको एक ब्रांडिंग दिखा रहा हूँ, इंटरनेशनल पेनेसिया लिमिटेड का है, जो उसको संजीवनी के ब्रांड नेम से बेचता है। आप ट्राइकोडर्मा वीडी कीजिए, आपको मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा, Amazon पे मिल जाएगा। यू नो लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग देम ऑनलाइन नाउ। सो ट्राइकोडर्मा वीडी इज वेरी गुड। एसेंशियली जो फंगस होता है ट्राइकोडर्मा, उसको आइसोलेट किया जाता है लेबोरेटरी में एंड टेल्कम पाउडर के साथ मिला के ऐसे दे दिया जाता है। सो व्हेन यू ओपन दैट पैक यू विल गेट द ट्राइकोडर्मा वीडी इन दिस फॉर्मेट। ये पानी में मिला के पॉट में दिया जाता है। इसका 2-3 एप्लीकेशन तरीके हैं। एक एप्लीकेशन तरीका ये कि डायरेक्टली आप पाउडर को लीजिए, आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाइए और थोड़ा थोड़ा हर एक पॉट में आप डालिए। आपको एवरी 4th-5th डे डालना है, ताकि मिट्टी में जब थोड़ा सा मॉइस्चर हो तब ये एक्टिवेट होता है। ड्राई मिट्टी में ये एक्टिवेट नहीं होगा। दूसरा एक तरीका यह है कि मैं आधी चम्मच 1-1.5 लीटर की बॉटल या उसमें डाल के उसमें एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल देता हूं और उसको 5 दिन रहने देता हूं। मेरी पूरी बॉटल में कॉन्सेंट्रेटेड ट्राइकोडर्मा जनरेट हो जाता है, बिकॉज गुड़ है, उसके लिए खाना है, तो ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर वो पानी है 1:10 प्रपोर्शन में हम स्प्रे करते रहते हैं 10-15 दिन तक। 15 दिन में उसको खत्म कर देते हैं, फिर दूसरा बना लेते हैं। किसान लोग जो थोड़े बड़े खेत हैं उनके लिए ऐसा बोला जाता है कि ट्राइकोडर्मा आप
आपकी फार्म यार्ड मैन्योर के साथ मिलाइए और उसमें थोड़ा गुड़ मिलाइए और आप उसको 1 हफ्ते रख दीजिए ताकि ट्राइकोडर्मा उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर ये जो फार्म यार्ड मैन्योर है उसको स्प्रिंकल किया जाता है खेत में शाम के समय। ट्राइकोडर्मा शुड बी नॉर्मली अप्लाइड इन द इवनिंग बिकॉज ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस, सनलाइट से वो फंगस मर जाती है। अगर आपके पौधे में रूट रॉट लग गया है तो आप क्या करेंगे? थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है। एक ऐसा तरीका है कि आप पौधे को पॉट में से निकालें, बहुत केयरफुली उसकी मिट्टी निकाल दें, फिर एक भरी हुई बाल्टी में उस पौधे की रूट्स को डालें ताकि जो चिपकी हुई सारी सॉइल है वो निकल जाए। और फिर जो भी ब्राउन डेड रूट्स हैं उनको आप निकाल दें हाथ से, कटर से काटना है कटर से काट के निकाल दें। तो जो भी सड़ा है उसको निकाल दिया जाता है। फिर ट्राइकोडर्मा का एक सॉल्यूशन बनाते हैं पॉट में और पौधे को 15-20 मिनट के लिए उसमें रख देते हैं ताकि जो सारी जड़ें हैं वो ट्राइकोडर्मा के सॉल्यूशन में 15-20 मिनट भीग जाती है। और उसके बाद में प्लांट को एक नए पॉट में नई मिट्टी में लगाया जाता है। जो पुरानी मिट्टी है उसमें रूट रॉट की फंगस है, उस मिट्टी को नहीं यूज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस मिट्टी को फेंक दिया जाता है, कुछ ऐसा मानते हैं कि उसको धूप में रख के उसमें से फंगस निकल जाता है। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपके पॉट्स में रूट रॉट के फंगस आ चुके हैं, आपकी मिट्टी में आ चुके हैं, तो बहुत टाइम लगता है बट चले जाते हैं। टाइम के लिए सॉल्यूशन ये है कि आपको 2-3 साल तक ट्राइकोडर्मा रेगुलरली डालते रहना पड़ता है। और बाकी न्यूट्रिएंट जो हमने पहले बात की थी, जो भावना जी ने भी बात की है, अमृत जल है, खट्टी छाछ है, ये अगर डालते रहेंगे तो आपका सॉइल का फंगल जो रूट रॉट के लिए जवाबदार है, निमेटोड्स हैं, वो सब साफ हो जाते हैं। The soil can be healed by making it healthy and giving it some of these therapies. खट्टी छाछ है जो हमने सबसे पहले बात की थी। खट्टी छाछ is also a very good anti root rot additive. अगर आपका जैसे मिर्ची का पौधा है, मिर्ची के पौधे में रूट रॉट बहुत जल्दी लगता है, उसके पत्ते कर्ल हो जाते हैं। मैं खट्टी छाछ डालता हूं, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा आई एम नॉट सेइंग इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। ट्राइकोडर्मा इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर पीपल जिनके घर में ऑलरेडी रूट रॉट आ गया है, जिनके पौधों की हालत ऐसी हो जाती है बार बार। इफ दिस इज हैपनिंग टू योर प्लांट्स रेगुलरली, आई थिंक यू नीड टू गो फॉर ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो ट्राइकोडर्मा इज वेरी गुड। हम लोग इसकी बात कर रहे थे कैटरपिलर्स की। नाउ नॉर्मली अलग अलग तरह के कैटरपिलर आपको आपके पौधों पे देखने को मिलेंगे कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से देश में हैं, कौन सा सीजन है और कौन सा पौधा है। बहुत सुंदर होते हैं, थोड़े डरावने भी होते हैं बिकॉज उनको अपने आप को प्रीडेटर से बचाना है। और ये आपके पौधों के पत्ते खाते रहेंगे। एंड इट्स क्वाइट अलार्मिंग व्हेन यू सी कि मेरे पौधों के पत्ते खा रहा है कोई, एंड देन यू सी दिस कैटरपिलर, तो बड़ा गुस्सा आता है। एंड लोग बाग नॉर्मली इस कैटरपिलर को उठा के फेंक देते हैं या मार देते हैं। विल एडवाइस प्लीज डोंट डू इट, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। इनका हक है उन पौधों के पत्ते खाने का। आपका पौधा कभी मरेगा नहीं इनके खाने से। ये पौधे के पत्ते खाएंगे और उसके बाद में इनका प्यूपा बन जाएगा। ये मेटामॉर्फोसिस हमें स्कूलों में पढ़ाया गया था। ठीक है, कि बटरफ्लाई एक अंडा देती है, उसमें से कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा में से फिर बटरफ्लाई बनती है। तो ये होने दें प्लीज, डोंट गेट अलार्म्ड बाय दिस। दिस इज पार्ट ऑफ नेचर एंड वी इनफैक्ट वी सेलिब्रेट इट लाइक आई वाज टेलिंग यू। अंडे इतने छोटे छोटे होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड दिखता है वो चावल के दाने से भी छोटा अंडा है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इनकलकेट कीजिए, यू विल बी एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ नेचर। उसके बाद में कैटरपिलर, जो ऊपर वाला कैटरपिलर है वही नीचे है। ये खा खा के मोटा होता जाता है, ऊपर की स्किन छोड़ता जाता है, अंदर से नया कैटरपिलर का फॉर्मेट निकलता है।
मैं कई बार जब कैटरपिलर मिलता है तो ऐसे प्लास्टिक के डब्बे में कुछ पत्तों के साथ में उनको डाल देता हूँ, फिर वो प्यूपा बन जाता है। प्यूपा बनने के बाद में बटरफ्लाई बनता है, एंड बटरफ्लाई बनने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ कनेक्टिंग टू नेचर। यू नो, जब वो बटरफ्लाई बनती है तो मैं और मेरी वाइफ इतना सेलिब्रेट करते हैं, बड़े खुश होते हैं, उस बटरफ्लाई से बात करते हैं, उसको बोलते हैं 2 मिनट रुक यार, मेरे को 2-3 अच्छे फोटो लेने थे। एंड यू नो समटाइम्स दे गिव अस ब्यूटीफुल पोज, जैसे राइट हैंड साइड वाला दिख रहा है। बटरफ्लाई को एक्चुअली कहा गया था, प्लीज तू थोड़ी देर शांति से रुक, मेरे को फोटो लेना है, फिर तेरे को जाने देंगे। एंड दे एक्चुअली स्प्रेड देयर विंग्स, sat there, we shot the picture and then we opened the lid and they flew off. So it's a beautiful experience. तो मैं जो बोल रहा था कि कनेक्शन, मदरहुड वाला एक कनेक्शन डेवलप कीजिए, तो डू दैट। आपके शहर के अलग अलग बटरफ्लाईज होंगे। ये हमने पोस्टर बनाया था बटरफ्लाई प्रमोशन का, बिकॉज नेचर से जुड़ने का बहुत अलग अलग तरीके हैं। दिस इज वन ऑफ देम। एक दूसरा जो मेंटेनेंस की मैं बात कर रहा था आपको, जो लोग, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि मेरे घर में लेमन ग्रास हर साल मर जाता था। अच्छा हो गया, इतना बढ़िया हो गया, और उसके बाद में धीरे धीरे मर जाए। सो आई वाज लिटिल सरप्राइज, देन वी रियलाइज कि वो पॉट के लिए लेमन ग्रास बहुत बड़ा हो जाता था, दैट स्पेस वाज टू लेस फॉर इट। तो हम अभी क्या करते हैं कि जब लेमन ग्रास इतना बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ी कटिंग करते हैं, उसके लीव्स डब्बे में डाल के लोगों को गिफ्ट देते हैं, और जो लेमन ग्रास है उसको जमीन में से, पॉट में से निकाल के बहुत सारे सैपलिंग बना डालते हैं। ये सैपलिंग हमारे दोस्तों में सबको गिफ्ट देते हैं, और 2 सैपलिंग घर पे रख लेते हैं, फिर 1 साल में वो बड़ा हो जाता है। सो इट इज नॉट दैट द लेमन ग्रास को प्रॉब्लम थी, उसको बीमारी लगी थी, ऐसा नहीं। देयर आर सर्टेन मेंटेनेंस सिस्टम्स दैट वी हैव टू लर्न। तो ये मैं खाली एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि एक तकलीफ में से हमको कितना एक पॉजिटिव सॉल्यूशन मिला। अब हमारा ये ट्री वॉक में सब लोग बनाते हैं लेमन ग्रास के सैपलिंग, ऐसे सेपरेट कर करके उसको जो प्लास्टिक की बैग रखी है उसमें बनाते हैं, या डिस्कार्डेड पॉट्स में बनाते हैं, and then they gift it to people. Last year we could gift almost 40 lemongrass saplings to people. So this is a very simple, easy solution to see that your plants stay healthy, they don't die, है ना, and आप समझ जाओ कि उनको क्या चाहिए। तो ये सब करने की जरूरत है। Thank you for this patience, for this discussion. I think we can take questions and we can take discussions. मैं 2 चीजें जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप में से कितने लोग क्या क्या उगाते हैं, और आपको कुछ जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस होंगे वो भी आप बताइए। ये जो 3 सेशन हुए हमारे, उसमें से आपने क्या चेंजेस किया आपके गार्डन में? मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि कैन वी बिकम बेटर, है ना। हम तो एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह आके बोल रहे हैं यहाँ पे, बट हैं तो हम आपके जैसे ही, हम भी सीख रहे हैं, तो कुछ हम अच्छा कर सकें वो भी बताइए। तो थोड़ी बहुत इच्छाएं, तो वी ओपन फॉर डिस्कशन नाउ। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Lokendra ji. It was a very informative session on pest management and understanding the nature, the surroundings, and the living organisms that coexist with us. So now the floor is open. मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये विनती करता हूँ कि आप लोकेंद्र जी के साथ डिस्कशन कीजिए, आपकी बात रखिए, आपको कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और जैसे कि लोकेंद्र जी ने सजेस्ट किया है कि ये 3 सेशन हमने किए हैं किचन गार्डनिंग के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स को कवर करके। तो क्या आपका अनुभव रहा है, क्या क्या चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट की है अपने किचन गार्डन में, सब आप शेयर कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं लोकेंद्र जी। नीलाबेन व्यास, आप बताइए। हाँ लोकेंद्र भाई, मैं જ્યારે લેમન ના પ્લાન્ટ ને ફીડિંગ વધારે જોઈએ છે એવું જાણ્યું,
નાના કુંડામાં છે પણ હવે એને થોડું ખાતર વધારે આપ્યું તો એટલા બધા લીંબુ આવ્યા છે કે મને જોઈને બહુ જ ખુશી છે. આમાં મેં બેન પાસેથી આ વાત સાંભળી. હું ઘણું બધું લેમન ગ્રાસ, બધા મેડિકલ હોય ને, અરડુસી, પછી બધા મોટા વૃક્ષ પણ મોટા કુંડામાં વાવું છું. મારી જગ્યા વધારે નથી પણ તોય મને ગમે છે. એટલે બીલી છે, લીમડો છે, ગુલમોહર છે, આ બધા પ્લાન્ટ્સ મેં કુંડામાં કર્યા છે. So એના nice. અંદર ફ્રૂટ્સ ના આવી શકે અને ફળ ના આવી શકે પણ એના પાન હું એને યુઝ કરું છું મેડિસિન તરીકે. So જામફળ nice, છે. નીલાબેન. તમે અમદાવાદમાં છો નીલાબેન? ના, બરોડામાં. બરોડામાં છો, ઓકે. સરસ સરસ. બરોડાની માટી તમારી અમદાવાદ કરતા વધારે સારી છે. એટલે ખાલી માટીની જ્યોગ્રાફી તો એનાથી ડેફિનેટલી અમદાવાદ કરતા બરોડામાં મેં જોયું છે રિઝલ્ટ વધારે સારું આવે છે. બટ સો નાઇસ. તમારે કંઈ પૂછવું છે કે ખાલી શેર કરતા હતા? આ તમારા પાસેથી જાણીને અને મેં પેલી ગ્રીન કીટ ઈયળ જે છે ને એને મેં હમણાં જ જોઈતી. પછી એને રેવા પાણી છાંટતા એકદમ જોઈ લીધી. હા પછી એના પાણી ના પડે એની કાળજી રાખી. થોડા વખત એટલું મસ્ત બ્લેક બટરફ્લાય એમાંથી નીકળ્યું. હા, બહુ સરસ થાય છે. અને મારા જગ્યા તો બહુ થોડી છે પણ પક્ષીઓ અને બટરફ્લાય ખૂબ જ આવે છે કારણ કે બહુ સરસ. ઘણા રાખ્યા છે. थैंक यू नीलाबेन, बहुत सरस, आनंद थे जानीने। एक चर्चित का है क्वेश्चन यहाँ पे चैट में, आई जस्ट टेक इट, कि बायो एंजाइम से यूटेंसिल वॉश नहीं होते, चिकनाहट रह जाती है। बात सही है, हम साबुन से यूज टू हो गए हैं। एक तरीका ये कि ऐश और बायो एंजाइम मिक्स करके अगर आप बर्तन साफ करते हैं तो बहुत इजीली साफ हो जाते हैं, और थोड़ा बायो एंजाइम से बर्तन साफ करने में मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती, बट हो जाते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट जो भी आप पूछना चाहें। चर्चित और शुभांगी जी का हैंड रेस भी है तो हाँ। उनका प्रश्न ही ले लेते हैं साथ में। ठीक है, ओके जी। चर्चित जी, आप बताइए। चर्चित एंड शुभांगी। नयन भाई देसाई, आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग है जी। हाँ, अभी आपके 3-4 सेशन सुन करके मोटिवेशन तो बहुत हो रहा है किचन गार्डन करने का। और मैंने आज से करीब 5-7 साल पहले बनाया भी था किचन गार्डन, लेकिन फिर उसमें नीचे था तो उसमें चूहे का, फिर ये चींटियों का बहुत प्रॉब्लम होने लग गया, मच्छर भी बहुत होने लग गया, तो फिर उसको निकाल दिया मैंने। लेकिन अभी पोर्ट्स के अंदर भी कर सकते तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये, लेकिन अभी हिम्मत जुटाने की बात है। नहीं जी, 2-3 अंडरस्टैंडिंग होती है। एक हाँ। तो चींटियां कोई नुकसान नहीं करती है। हाँ। हमारे ट्री वॉक में भी लोग बोलते हैं पॉट में बहुत चींटी हो गई, क्या करूं, कौन सी दवाई डालूं? तो मैं हाँ। उनको ये पूछता हूँ कि आपको क्यों डालनी है? चींटियों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको कोई तकलीफ दे रही है? तकलीफ नहीं दे रही तो रहने दीजिए ना उनको। तो चींटियां नॉर्मली, अगर ब्लैक चींटियां तो नुकसान नहीं करती। अभी तो मेरे हाँ। कुछ पौधों के साथ लाल चींटी भी आ गई, तो हाँ। शुरुआत में मेरे को टेंशन हो रहा था बहुत काटेगी, लेकिन वो भी हाँ। नहीं काटती बेचारी। तो अच्छा। हाँ, हमें मानसिक तैयारी रखने की जरूरत है। कई बार हमारी मिट्टी और पौधों को बदलने से ज्यादा हमें बदलने की जरूरत होती है। एक वो सही है बात है। सर, बिल्कुल सही है। दूसरी बात यह है कि चूहों वगैरह के लिए मेरे को लगता है कि अगर आप गार्लिक स्प्रे करें तो थोड़ा सा उससे बेनिफिट रहेगा, थोड़ा प्रॉब्लम कम हो जाएगा आपको। आप मैंने वो जमीन के ऊपर फर्शी बिछा दी है, तो अभी नीचे तो गार्डन में होगा नहीं, अभी सिर्फ टेरेस पे ही होना है। अच्छा, तो हाँ। आप कड़ी पत्ता उगाइए, उसको खट्टी छाछ दे के कड़ी पत्ता एंजॉय कीजिए घर का। आप पालक उगाइए, अभी बहुत अच्छी सीजन है पालक, मेथी, धनिया उगाने की। अच्छा। तो आप स्टार्ट ओके। कीजिए, ये लेमन ग्रास उगाइए, उसकी चाय पीजिए। ओके, क्योंकि कड़ी पत्ता और लेमन ग्रास मैंने थोड़ी सी जगह रखी है, लेकिन वहां पे बहुत छोटे छोटे होते, वो पत्ते उसके अच्छे नहीं निकलते हैं, लेमन ग्रास भी बड़ी नहीं हो रही है। खट्टी छाछ दीजिए दोनों को, खट्टी छाछ खट्टी छाछ दीजिए, डाइल्यूट करके बनी शुगर। या ठीक है ओके, ना? थैंक यू Okay. वेरी मच, थैंक यू।
मधु सरन जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत इम्पोर्टेंट और यूजफुल सेशन था, बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबको ही फेस करनी पड़ती है पेस्ट की, एंड वी डोंट वांट टू यूज पेस्टिसाइड। सर मेरे घर में मैंने अमरूद का पेड़, आंवला और नींबू लगाए हुए हैं। तो अमरूद की पत्तियां सब कीड़े उस पे, मतलब जो उसका फ्रूट है उसमें कीड़े होते हैं। अमरूद की पत्तियां जनरली येलोइश हो जाती हैं, मतलब छेद भी दिखते हैं उसमें। और आंवले का पेड़ मैंने 5 साल से लगाया है, अभी तक फ्रूट नहीं आया है उसमें, पता नहीं क्या है। इट लुक्स वेरी फ्लरिशिंग, लीव्स वगैरह काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन फ्रूट नहीं आया है। और एक सर आमरंथ में लगाती हूँ तो आमरंथ की पत्तियां जनरली उसमें छेद हो जाते हैं, मतलब इट इज अपेरेंट दैट कीड़ा उसको खा रहा है। तो उसका क्या कर सकते हैं? आमरंथ में गमले में लगाती हूँ, बड़े गमले में। एमरंथ की बात करूं तो उसमें क्योंकि एडिबल प्लांट है तो पेस्ट बहुत ज्यादा लगते हैं, जल्दी लगते हैं। ओके एक दूसरा ऐसा है कि उसमें सीडिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। ओके आपको उसको पहले उसको कंज्यूम करना है। उसमें जो नीम का पानी है वो आप रेगुलरली स्प्रे करें तो ओके एमेरंथस में प्रॉब्लम बहुत कम होती है। जैसे हम, मेरे घर पे भी बहुत उगा हुआ है अभी, जी तो मैं उसको स्प्रे करता रहता हूँ तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन पत्तियां रहती है। और अगर कोई पत्ती में इन्फेक्शन लगा तो उस पत्ती को तुरंत निकाल के आप डिस्कार्ड कर दें। ओके इन्फेक्शन को स्प्रेड मत होने दें। एक जगह इन्फेक्शन लगा वो तुरंत स्प्रेड हो जाएगा। ओके ठीक है मधु जी, आप कौन सी सिटी में हैं? जी, नोएडा में। नोएडा में है। जी जी आपने जो अमरूद का बोला, अमरूद चूंकि पेड़ है, आप अगर कर सकते हैं तो जी आप रेगुलरली नीम ऑयल और सोप वाटर का स्प्रे कीजिए। लगता ओके है आपके पेड़ पे काफी इन्फेक्शन आ गया है, तो ओके उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो प्रोबेबली 4-5 दिन डेली कीजिए शाम को, एंड फिर आप एवरी 2 वीक्स वगैरह कीजिए तो ये इन्फेक्शन साफ हो जाएगा। ओके कई बार हम लोग, बहुत बड़े पेड़ होते हैं तो उनको खाली सोप सॉल्यूशन से वॉश करवा देते हैं। सोप सॉल्यूशन वॉश से एक बेसिक इन्फेक्शन तुरंत साफ हो जाता है। तो ओके दीज आर वेरी गुड टेक्निक्स फॉर लार्ज ट्रीज एंड दे आर अफोर्डेबल आल्सो। ओके। तो ये तीसरा, सर हाँ हाँ, पत्तियों पे करना है स्प्रे? पूरे पेड़ पे करना है, बिकॉज इन्फेक्शन केवल पत्तियों पे नहीं होगा, डालियों पे भी होगा। ओके और जब जी फ्रूट आता है तब भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा, ताकि क्या है, जो पेस्ट वगैरह है वो फ्रूट को इन्फेक्ट नहीं करें। ओके ओके तो वो करना चाहिए आपको। जी जी। और एक लेमन का पेड़, कभी तो बहुत उसने लेमन दिए एक ही बार, लेकिन फिर बाद में दो तीन बस आते हैं, इसमें फ्रूटिंग इतनी होती नहीं है। तो उसके लिए आपके पास माली है क्या जो कुछ स्प्रे जी हाँ, लेके आके अपने आप करता है स्प्रे? जी जी, माली हाँ, से मैं करवाती हूँ। नहीं लेकिन वो स्प्रे खुद ही लेके आके कर देता है स्प्रे? नहीं, मैं इस पे वो यूजुअली बायो एंजाइम में यूज करती हूँ। अच्छा, ओके। जी अच्छा, सी नींबू को नॉर्मली आप मल्चिंग करें, होममेड कंपोस्ट का, लेकिन स्टेम से 1.5 फीट दूर रख के करें। एंड अगर आपको, इफ यू डोंट माइंड, जी फिश का वो आता है मेन्योर, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, एतराज नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छा रखता है लेमन को। ओके लेमन को नॉर्मली न्यूट्रिएंट चाहिए, और उसको कुछ लोग बोलते हैं ट्रिम भी करना चाहिए लेमन का। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत कम है। आई एम सो सॉरी। लेमन मेरे घर पे अभी 2-3 साल से ही है, उस पे मैं बटरफ्लाई के बच्चों को ज्यादा सेलिब्रेट करता हूँ। लेमन अभी आए नहीं उस पे, बिकॉज छोटा है। जी बट आई नो दीज 2 न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेमन। ओके। मल्चिंग एंड फिश का मेन्यू। हाँ, फिश का जी मेन्योर। जी। और नीम का आपने जो बताया सॉल्यूशन फॉर अमरंथ, तो वो सॉल्यूशन नीम के पत्तों को बॉईल करके बस, और भी कुछ डालना है उसमें? मैंने स्लाइड दी थी, मैं वापस रवीश जी को स्लाइड्स के शॉर्ट्स भेज दूंगा, जी आपको भेज देंगे। आप नीम ऑयल और सोप सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू ओके, सो मच, वेलकम। थैंक यू। पिंकी सितलानी।
पिंकी जी आप पूछिए। नमस्ते सर। सर पोस्ट आपका फर्स्ट सेशन का मैंने घर पे बनाना पील्स का जो आपने बताया था और अनियन पील्स का शुरू किया है। अमृत जल भी बनाना मतलब ये अनियन पील्स के बाद मैं वो अमृत जल बनाना शुरू करूंगी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो पेस्ट आपने आज बताया तो पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट इन नेचुरल वे आपने बताया। सो इसको हमको मतलब जब कुछ दिखे तब करना है या इट इज लाइक रेगुलर ट्रीटमेंट के साथ ये कुछ कुछ चीजें हमको करनी चाहिए? पिंकी जी प्रिवेंटिव की जरूरत नहीं है, आप जब देखें तभी कीजिए। बिकॉज क्या होता है कि जैसे मैं नयन जी को से बात कर रहा था, हमें भी ट्रेन होना है ना। हम इतना डरेंगे कि इंसेक्ट के पेस्ट के आने के पहले ही अपन स्प्रे लेके खड़े हो जाएं तो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। तो इन केस द पेस्ट कम्स, डू द स्प्रे, दैट्स व्हाट आई नॉर्मली एडवाइज। एंड एक दो अगर पेस्ट आते हैं तो आप ब्रश ऑफ कर दीजिए, स्प्रे भी नहीं करने की जरूरत। पेंट ब्रश रखिए, पुरानी टूथब्रश रखिए, 2 इंच की पेंट ब्रश इजी रहती है, टूथब्रश थोड़ी छोटी होती है, बट दैट्स द बेस्ट। उससे अगर आपका पेस्ट चला जाए तो स्प्रे क्यों करें हम, है ना। बिकॉज स्प्रे करते हैं तो हवा में उड़ता है, हमारी सांसों में भी जाएगा, जो नहीं जिसके लिए हम स्प्रे करना चाहते हैं उसको भी असर करेगा। कहीं कोई मधुमक्खी बैठी होगी, कहीं कोई बटरफ्लाई बैठी होगी, उस पर भी स्प्रे चला जाएगा, है ना। तो स्प्रे तभी कीजिए जब उसकी जरूरत हो। थैंक यू। वेलकम। गीता बेन आप पूछिए। गीता श्रेयस्कर। हेलो हेलो सर, चींटी पॉट में तो आती है, घर में भी आ जाती है बहुत सारी लाल वाली चींटी। गीता जी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, वापस बताएंगे आप क्या बोल रहे हैं। पॉट में तो आ जाती है चींटी, लेकिन घर में भी आ जाती है रेड वाली चींटी। तो क्या प्रॉब्लम है उससे, मतलब उससे कुछ प्रॉब्लम है आपको अगर घर में आती तो लाल चींटी? घर में क्या, शुगर में आ जाती है, गुड़ में आ जाती है, आटे में भी आ जाती है। आप कौन सी सिटी में रहते हैं गीता जी? बड़ौदा में। अच्छा, आपको थोड़ा चेक करना चाहिए, बिकॉज अगर आपकी चीनी के डब्बों में सब जगह आती है तो पॉट के कारण नहीं आती, दे आर फंडामेंटली कमिंग देयर। तो प्रोबेबली आपकी जो जमीन है, उस फ्लोरिंग है, उसमें काफी सारे छेद होंगे। उन छेदों को आप कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या। प्रोबेबली टोबैको का पानी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं रेगुलरली, तो उससे शायद ये आनी बंद हो जाएगी। अगर इतना इन्वेजिव हो गया उनका आना तो आई डोंट थिंक इट्स ड्यू टू द पॉट्स ओनली। आप चेक कीजिए, किसी से बात कीजिए, या आप फोटोग्राफ शेयर कीजिए हमारे ट्री वॉक ग्रुप में, तो विल सी एंड टेल यू इफ पॉसिबल। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। जयश्री राठौर। हाँ सर, मारा पूछूं तो मतलब मुझे ये पूछना था कि मेरे घर पे जो हिबिस्कस का प्लांट है ना, उसमें वाइट सब अभी हो गया, और दूसरा कड़ी पत्ते में पूरा पत्ता मतलब वाइट होना शुरू हो गया है प्लांट का। और मोगरे का जो है सब काफी प्लांट है, पर उसमें मोगरा नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? जयश्री जी, मोगरा का अभी वो सोने का टाइम है। ओके। हाँ, तो उसको मोगरे को एक साइड में रख दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। अच्छा। हिबिस्कस में जो व्हाइट आया है वो मिलीबग है। हाँ हाँ। उसको आप ब्रश से गिरा दीजिए और ठीक। उसके ऊपर नीम ऑयल और सोप सॉल्यूशन का स्प्रे कीजिए, ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। हिबिस्कस को पानी कम दीजिए इस सीजन में। ओके। हाँ। पानी और न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा तो हिबिस्कस में मिलीबग बहुत आएगी। अगर अच्छा। बहुत ज्यादा मिलीबग ऑलरेडी है तो एक पतला सा कपड़ा नीम के तेल में भिगो के मिट्टी के पास स्टेम के ऊपर लपेट दीजिए,
तो मिट्टी अच्छा। मर से जो मिलीबग ऊपर आती है वो भी आना बंद हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। आपके कड़ी पत्ता में जो सफेद आया मोस्ट प्रोबेबली वो एफिड है। इस टाइम पे वाइट एफिड कड़ी पत्ता पे लगती है, तो उसको भी आप ब्रश ऑफ कर दीजिए और उसको आप ये नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, तो 99% वो चली जाएगी सब। अच्छा, और सर अब वो पहले बताया था ना वो छिलके का, तो वो भी मैंने यूज किया, और मैं रेगुलरली वो अपना जो चाय पत्ती मतलब छान के वो बच जाता है ना, वो सब मैं डालती हूँ ना, तो उससे रोज में और सब में काफी फर्क आया, मतलब काफी हाँ, रोज में इतना मतलब ज्यादा आना शुरू हो गया है कि मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर सकती क्या। और सर दूसरा मेरा मैंगो चीकू और ड्रम स्टिक सब है, तो उसमें ड्रम स्टिक तो आती है, पर मैंगो में बहुत ही कम एक ही डाल पे आता है, मतलब पूरे पेड़ में सिर्फ एक ही डाल पे मैंगो लगता है, तो उसके लिए क्या कर सकते? कितने साल पुराना है आपका मैंगो? 25 से ऊपर का है सर। अच्छा। 25 साल ऊपर से, हाँ। और जयश्री जी आप कौन सी सिटी में हैं? मैं बड़ौदा में ही हूँ सर। अच्छा, जयश्री जी आप उसको अमृत जल देना स्टार्ट कीजिए। देखिए, अच्छा, हाँ। ऑनेस्टली ऑर्चर्ड ट्रीज के बारे में मेरा नॉलेज बहुत कम है, बट वी हैव सीन नॉर्मली अमृत जल से काफी फायदा होता है उससे। जी सर। तो पेड़ की जो तना है, स्टेम है, उससे 1 मीटर दूर आप खड्डा कीजिए और उसमें अमृत जल डाइल्यूट करके रेगुलरली दीजिए, तो सॉइल का न्यूट्रिटिव क्वालिटी बढ़ जाएगा। दूसरा, अभी फ्लावरिंग आने का टाइम नहीं हुआ है मैंगो में, तो पूरे ट्री को 1 बार या 2 बार आप ये नीम ऑयल विद सोप सॉल्यूशन से उसको वॉश कर दीजिए, तो ठीक अगर है, ऊपर के कोई इन्फेक्शन है वो भी साफ हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। हाँ सर, बोलिए सर आप। नहीं, मेरे को इतना ही पता है, ऑर्चर्ड ट्रीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। आप किसी मैंगो एक्सपर्ट से बात करेंगे तो शायद आपको ज्यादा बता पाएंगे। ठीक है, जी सर, ओके, थैंक यू सर। अर्चना जी। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा भी एक्चुअली मैंगो का तो आपने जवाब दे ही दिया है। कटहल के 2 पेड़ है सर हमारे पास, पर फैक्ट्री में है, तो जैसे वी डील इन वुडन बॉक्सेस, तो वुडन की जो हस्क है वो भी गिरती है। सो कटहल पे फल तो आता है सर, पर साइजेस आर वेरी स्मॉल। ये बड़ौदा का है सर, और आई स्टे इन लुधियाना, सो बेसिकली आई हैव दिस वुडन का पेड़, जिनको हिबिस्कस कहते हैं। इसमें फ्लावर्स तो आते हैं सर, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्लावर्स बहुत कम हो गए हैं। सो आई थिंक किसी और ने भी पूछा है तो आपने जवाब दिया है, तो जैसे जो अभी आपने रेमेडीज बताई उससे क्या इसका सोल्यूशन आ जाएगा? अर्चना जी, अभी गुड़हल के पेड़ का फ्लावरिंग सीजन नहीं है। अच्छा। गुड़हल के पेड़ में अभी फ्लावर बहुत कम हो जाते हैं, आएंगे बट काफी कम आएंगे अभी। इसके लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पौधे में कुछ तकलीफ है तो हम पब्लिक गार्डन में जाके वही पौधा देख लेते हैं, पता चल जाता है कि इट्स ड्यू टू सीजन या इट्स स्पेसिफिक टू माय प्लांट। राइट सर। और सर कटहल का प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपसे कहा कि देयर इज लॉट ऑफ वुडन हस्क व्हिच कीप्स फॉलिंग, तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है फॉर फ्लावर्स, फॉर द प्लांट्स नॉट टू गिव यू द प्रोड्यूस दैट यू वांट? आई डोंट नो, थोड़ा डिफिकल्ट है कहना, बिकॉज इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स है ना जी, कौन सा लकड़ा है, बिकॉज लॉट ऑफ वुड ना, उसका हस्क सॉइल के साथ अलग रिएक्ट करता है। इसलिए नॉर्मली ऐसा सजेस्ट किया था, अगर हस्क डालते हैं गार्डन में तो उसको हमेशा कंपोस्ट करके डालना चाहिए, फ्रेश हस्क नहीं डालना चाहिए। हस्क डाल नहीं रही हूँ एक्चुअली, जा रहा है बाय डिफॉल्ट, चला जा रहा है, बात सही है आपकी, मतलब हम जानबूझ करके नहीं डाल रहे हैं बट डल तो रहा है, तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मेरे लिए थोड़ा जवाब देना मुश्किल होगा। दूसरा, हम अहमदाबाद वाले हैं, यहाँ पे तो कटहल उगती नहीं है बिल्कुल भी, तो कटहल का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, आई एम सो सॉरी। राइट, थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। गायत्री जी आप पूछिए। Namaste, sir. I'm a new नमस्ते। beginner for the gardening. So I have a tulsi plants. My plants are good, but a friend of mine has tulsi plant and she tried every little thing that she knew about taking care of the pest control, and none worked, including neem oil spray. So what should be done to remove the pest from the tulsi plants?
This tulsi plant is in which city? It's in Texas, Houston, Texas. Sorry, I'm sorry. See, normally what happens is tulsi is a basil variety basically, and basil in this season takes a lot of aphids. So you'll see black dots on the tulsi leaves. So what we need to do is we need to remove those leaves which are infected, which are dead. That's one part. Second part is dig up the soil and decrease water supply to the tulsi. This is the season when tulsi needs very little water, and also giving sour buttermilk occasionally would be helpful, because tulsi doesn't like too much of water, and most of the tulsi, they die because of excessive water. And when tulsi becomes little unhealthy, aphids find it much easier to attack it. So probably you can do that. At least in Ahmedabad, we tell people to remove the seeds from the tulsi top, जो उसकी मंझर बोलते हैं, उनको मॉर्निंग के टाइम पे निकाल देनी चाहिए. पत्तों पे अगर इन्फेक्शन है तो उन पत्तों को निकाल के दूर फेंक देना चाहिए या कंपोस्ट बिन में डाल देना चाहिए. मिट्टी को डिग अप कर दीजिए. एवरी 10-15 डेज आप डाइल्यूटेड खट्टी छाछ दीजिए उसको, एंड डोंट गिव टू मच वाटर. थोड़ा पानी कम रखिए. तुलसी वुड सर्वाइव दिस विंटर एंड ग्रो बैक. अभी मुझे नहीं पता टेक्सास में वेदर कैसा है, मेरे ख्याल से वहां पे काफी ठंडी होगी शायद. अभी तो काफी ठंडी है, लेकिन समर में ऐसा होता था, एक भी प्लांट मीन सरवाइव नहीं होता. आप ये 4 चीज करके देखिए, शायद उससे ठीक हो जाएगा. ओके. एंड मैंने ये बायो एंजाइम है ना, वो पहली बार शुरू किया बनाने का लास्ट वीक. मेरे पास डिटेल प्रोसेस नहीं है क्या क्या करना है. मैं इतना ही जानती हूँ कि 2 वीक, फर्स्ट 2 weeks you just open the lid and let the gas out, but after 2 weeks what do I need to do? Nothing, just let it be. Just let it be. हाँ, let it be. उसमें भी आपको हफ्ते में एक बार हवा निकालनी पड़ेगी, बिकॉज थोड़ा सा फर्मेंटेशन चलेगा उसमें, और 4.5 महीने बाद में योर बायोएंजाइम विल बी वेरी गुड फॉर यूजिंग. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. हीना त्रिवेदी. नमस्ते सर. सर, हमारे घर में सनलाइट नहीं आ रही है. प्लांट्स बहुत है तो मैं बार बार चेंज करती रहती हूँ. प्लांट तो ग्रो प्रॉपर नहीं होता है. तो जहाँ लाइट इनफ है बट सनलाइट डायरेक्ट नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कौन सा प्लांट आपने लगाया है हिना जी? आपने कौन सा प्लांट लगाया है? हिना जी, आपका माइक अनम्यूट करके आप बताइए लोकेंद्र जी को. सॉरी, हाँ अनम्यूट. हाँ ओके सर. ये तो मेन तो तुलसी का जो भी बोला वही मेरा तुलसी, और सब मनी प्लांट है, दूसरे है सब क्रॉटन्स बोलते हैं. उसका एक का नाम तो नहीं पता, बट हम नर्सरी लाते सब डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉटन्स है. तो मुझे शौक है, तो बस मेरा वही होता है, मैं बार बार चेंज करती रहती हूँ, बट जो है वही नहीं. उतना लाइट इनफ है बट सनलाइट नहीं है डायरेक्ट. देखिए, मनी प्लांट और क्रॉटन को धूप नहीं चाहिए, बट इन दोनों प्लांट को पानी कम चाहिए. अगर पानी ज्यादा होगा तो ये तकलीफ में हो जाएंगे. इनफैक्ट मनी प्लांट तो ऐसा पौधा है कि उसको बहुत कम पानी चाहिए. दूसरा, इन सब पौधों को पास पास लगाइए ताकि उनको एक दूसरे के मॉइस्चर का बेनिफिट मिले, और मॉइस्चर का बेनिफिट मिलेगा, दे स्टे मच मोर हैप्पियर. नॉर्मली अगर आप मोबाइल में लक्स मीटर डाल के रखते हैं तो आपको 1500-2000 लक्स जितना लाइट मिलता है. तो these two plants should survive in that much light, but आपको एक्चुअली पानी कम देना है. इन दोनों पानी को आप प्याज का न्यूट्रिएंट दीजिए. मनी प्लांट को तो प्याज का न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा लगता है, जो मैंने फर्स्ट टॉक में बताया था. तो आप वो कर सकते हैं. क्रॉटन को बहुत हिलाइए मत. क्रॉटन को बहुत हिलाने से उसको अच्छा नहीं लगता, बड़ा सेंसिटिव प्लांट है. कई बार केवल जगह बदलने पर भी नाराज हो जाता है वो. तो क्रॉटन जहां पे है एक फिक्स जगह पे रखिए. In fact, all the plants, they like to be staying in a particular condition. तो आप प्लांट्स को बार बार जगह मत बदलिए,
जितना ज्यादा जगह बदलेंगे उतना उनको शॉक लगेगा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम हीना जी। मीना पटेल। मीना बेन पटेल। हेलो सर। नमस्कार गुड मीना जी। मॉर्निंग। मेरे खेत में ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है 1-1.5 साल से, और उसमें फंगस आ जाती है। फंगस के लिए सोप सॉल्यूशन विद नीम ऑयल इज वेरी गुड, दे आर एंटी फंगल, तो उससे आप फंगस को कंट्रोल डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, और कुछ नहीं कर सकते इसमें? नीम ऑयल ही सिर्फ? हाँ, मतलब मैं आपको सिंपलेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और ज्यादा फंगस है तो आप ट्राइकोडर्मा भी डाइल्यूट करके स्प्रे कर सकते हैं। ओके, बट और आई वुड सजेस्ट, गौमूत्र डिपेंड करता है कितना फ्रेश है वगैरह, बट आप इतना करके देखिए। ओके, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर। हर्षिता मजीठिया। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सेशन, ये आपका सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक कंसर्न है कि मेरे पास ना पुदीना कभी नहीं होता है। मैं जब भी बाहर से लाती हूँ थोड़े दिन रहता है फिर मर जाता है। फिर मेरा शौक है कि मुझे पुदीना पसंद है, वापस लगाती हूँ। तो उसका क्या सॉल्यूशन करूँ कि वो मतलब इस तरह से मतलब मर ना जाए? देखिए, सबके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, कि बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन इंटरनेट पर है। हाउ टू ग्रो पुदीना करके आप गूगल करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। अलग अलग वेबसाइट पढ़नी पड़ेगी। नॉर्मली पुदीना को धूप चाहिए, काफी अच्छी धूप चाहिए, और उसको ज्यादा पानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब बर्तन धोते थे ना, तो उसका जो पानी जाता था, पुराने टाइम की बात बताऊं, तो वो नहर के वो चैनल के आजू बाजू पुदीना उगता था। तो न्यूट्रिशन चाहिए, पानी काफी चाहिए, और धूप काफी चाहिए। ये कंडीशंस मिलेगी तो पुदीना आपका अच्छे से उग जाएगा। और दूसरा अपना नीम का पत्ता भी है मेरे पास। अभी तो मैं नया लेके आई, पहला मेरा मर गया। तो अभी आपने बताया छाछ डालना है उसमें, खट्टी छाछ। तो उसको कैसे डालना है? फिल्टर करके मतलब कितना पोर्शन में लेना है? 1:10 डाइल्यूट करना है आपको। 1:10। हाँ, और 1 कप जितना एक पॉट में डालना है आपको। क्या डालना है? 1 कप जितना अमाउंट या आधा ग्लास जितना अमाउंट एक पॉट में डालना है। मतलब ज्यादा नहीं डालना है? हम लोग हाँ, शायद ज्यादा डाल देते होंगे, हाँ, इसलिए। हाँ। और तीसरा, हम जो खाने का पत्ता होता है ना, नागरवेल के पत्ते जो खाते हैं, उसका वो बहुत अच्छा आ रहा था। अभी पता नहीं अचानक से मैंने 2-3 लोगों को बांट दिया कि चलो इसमें से जड़ आ रही, मेरा तो आ ही जाएगा। तो मैंने बांटने के बाद तो अभी उसमें पत्ते ही आने बंद हो गए। तो अब मैं क्या करूं? जिंदा है ना अभी तो? हाँ, जिंदा है। हाँ, अभी ठंडी का मौसम है तो शायद थोड़ा सा हाइबरनेशन में होगा। ठीक है, तो थोड़ा टेम्परेचर इंप्रूव हो जाएगा तो शायद आ जाएगा। अच्छा, न्यूट्रिशंस कुछ देने की जरूरत? आई वुड से क्रीपर है वो, तो आप प्याज का छिलके का न्यूट्रिएंट दीजिए, आप उसको थोड़ा खट्टी छाछ वगैरह दीजिए, तो ये सब दीजिए तो ग्रोथ अच्छी हो जाएगी उसकी। मेरे पास एंजाइम्स भी मैंने बनाए हुए, ऑरेंज के, आंवले के, और तीसरा एक कौन नहीं, सा मैं था? सजेस्ट करूंगा आप प्याज का छिलके का पानी और खट्टी छाछ दीजिए उसको। ठीक है, और पानी कम दीजिए, पानी बहुत ज्यादा ना हो जाए, देखना। अच्छा, और छिलके के लिए मैंने आपका अगला अटेंड नहीं किया था तो मुझे आइडिया नहीं है। छिलके का पानी हम लोगों को सिर्फ रख देना है और फिर रवीश जी उसको? को मैंने सारी स्लाइड्स भेजी, आप रवीश जी से स्लाइड ले लेंगे प्लीज। रवीश जी, आप इनको स्लाइड भेज दीजिए ना प्लीज। जी जी बिल्कुल। ठीक है, हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज के सेशन को, इसके बाद समाप्त करेंगे। संजय भाई त्रिवेदी, आप बताइए। हाँ, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है अभी। हाँ, एक्चुअली आपने नाम तो मेरा पुकारा है, लेकिन बताएगी पुनीता। वैसे तो लोकेंद्र भाई ने सब कुछ बता दिया है और बहुत काफी अच्छा सेशन है, लेकिन कुछ 2-3 चीजें जो हमारे वो ये क्वेश्चन में से आई हमको लगती है वो पुनीता बताएगी। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो ये जो आपने सारे बताए नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स, उसमें एक अहम चीज रह गई है, वो है कैस्टर ऑयल। वो हाँ, कैस्टर वो दीमक को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है
अच्छा। उसको न्यूट्रिशन भी देती है, और तीसरा जो फ्रूट या कोई भी पौधा है उसका ग्लो जो होता है, नेचुरल ग्लो, वो उससे वो ऑयली होता है ना, इसलिए अगर बैंगन ये सब कुकुम्बर सबके जो स्किन है वो बहुत हेल्दी और एकदम शाइनिंग होती है। तो कैस्टर ऑयल कैसे देते हैं आप पुनीता जी? हम है ना उसको 1:10 या 2-3 बूंद एक गमले के लिए, आपके 1-2-3 बूंद ज्यादा हो गई, मतलब वो ऐसे भी दे सकते हैं। तो और अगर डायरेक्ट तेल दे देते हैं आप मिट्टी में? नहीं, 1:10 पानी में मिला के। अच्छा, और उसको स्प्रे करते हैं पौधे पे? स्प्रे करते हैं। अगर स्टेम मजबूत है तो स्टेम के ऊपर लगा ही देते हैं सिंपली। तो अच्छा। हाँ, तो उससे क्या हो गया, चींटियां या ऐसा कुछ ऊपर नहीं चढ़ेगा वो उसकी स्टिकीनेस से। अच्छा। हाँ, एक ये बात हो गई। दूसरी वो जो चींटी, लाल चींटी और ये काली वाली चींटी की जिनको प्रॉब्लम थी, तो उसमें ना हम लोग क्या यूज करते हैं, वो लौंग होता है ना, क्लॉव, तो उसका पानी बनाकर स्प्रे करते हैं, तो लाल चींटियां भी नहीं आती, और जहाँ वो बता रही थी डिब्बे में सब चली जाती है, तो 2-3 लौंग ऐसे ही रख दो, वो चींटियां उसकी स्मेल से चली जाती है। दूसरा है हल्दी। ये तुलसी जो है मर जाती है, उसमें कीड़े लगते ना, तो उसमें हल्दी छिड़क देते हैं सीधा मिट्टी के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो हल्दी से वो जो कीड़े हैं ना वो नहीं आते, चींटियां भी नहीं आती। वेरी नाइस। और वो जो आंवले की बात कर रहे थे ना, बड़ा हो गया है, तो उसमें कैसा होता है कि सीड से भी प्लांट लगते हैं और ग्राफ्टिंग से भी प्लांट लगते हैं। जो सीड से लगे हुए प्लांट होते हैं ना, उसमें 10 साल तक लग जाता है फ्रूट आने में, क्योंकि वो सीधा मदर प्लांट होता है, ग्राफ्टिंग नहीं होती है। ग्राफ्टिंग 3-4 साल में हो जाती है, मतलब फ्रूटिंग चालू हो जाता है। तो ये बड़ा हो गया है, इट मीन्स कि वो सीड से लगा हुआ प्लांट आपको मिला है, तो उसमें आपको 7 से 10 साल तक वेट करना पड़ता है। वो ज्यादा हेल्दी होता है, उसको नुकसान भी नहीं होता। वैसे ग्राफ्टिंग से वो जो सीड से उगा है वो प्लांट अच्छा होता है। तो एक ये बात हो गई। फिर दूसरी बात वो जो बता आप लास्ट उसमें मैंने वो मीलीबग के लिए भावना बहन को बताया था, तो वो तो आप शायद भावना बहन के पास है, स्लाइड बनाने वाली भी है वो। तो मिलीबग में मैंने बताया था कि वो जो कैक्टस थोर होता है ना, जो जंगली मतलब खेतों की फेंसिंग में लगता है, वो बोगनवेल, और तीसरा वो नफटिया का एक प्लांट आता है, वो तीनों को सेम मतलब 2-2 किलो लिया, 10 लीटर गौमूत्र में उबाला, 3-4 उबाली के बाद उसको 48 आवर्स ऐसे ही रखना है, और उसको फिर 1:10 में स्प्रे करना है, पंप में डाल के। वेरी नाइस। ये बात हो गई। फिर वो जो बता रही थी ना कि एक ही डाली पे आ रहा है वो आम का पेड़ का जो है फ्लावरिंग सब, तो उसमें ऐसा हुआ होगा कि मदर प्लांट है ना वो डेवलप हो गया, और ग्राफ्टिंग की खाली एक ही ब्रांच डेवलप हुई। ओहो, हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ, मतलब वही रीजन है कि इतना बड़ा होने के बावजूद एक में ही आता है ना, तो हम वो मतलब सोच सकते हैं कि वो ग्राफ्टिंग वाली एक ही ब्रांच बड़ी है, बाकी की कटिंग कर देनी होती, तो वो फिर डेवलप होगी। अदरवाइज वो ऐसे ही बढ़ेगा और 15 साल के बाद उसमें फ्रूट लगेंगे, 10-15 साल के बाद। कोई नहीं, अब उनको धीरज रखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, पेड़ की छांव को एंजॉय करना बस चाहिए वही, तब तक। या फिर उसको कटिंग करके वो ब्रांच को डेवलप करनी है। नहीं, अब पेड़ बड़ा हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो हमें जो एक फिलॉसफी है ना पाने की, हाँ, पाने से ज्यादा एंजॉय करने की फिलॉसफी रखनी चाहिए कभी कभी, सही मेरे को बात लगता है। नहीं, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम लगती है तो ये सॉल्यूशन है। हाँ सही क्योंकि बात है। हमारे जो भी और मदर प्लांट डेवलप हो जाता है ना, तो कई बार ऐसा होता है उसमें फ्रूट ही नहीं आते। तो बात सही मैंगो है। तो फ्रूट के लिए भी लोग लगाते हैं ना, खाली एंजॉय करने। मैंगो तो वो फिलोसफी आपकी बहुत सही, आपकी सही। जो फिलोसफी है इट्स वंडरफुल, जो आपने बटरफ्लाई का बताया, लेकिन वो थॉट लेवल पे जाते नहीं है तो ये संजय जी क्या है, ऑनेस्टली बोलूं कि हम लोग किसान सही नहीं है, हम लोग सब किसान नहीं है। हम लोग सब पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग सब एक
वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो जब आप वेलनेस और एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो फंडामेंटल थॉट सही होने चाहिए। यस यस, नहीं किसान के भी होने चाहिए। आप जो सोच रहे हैं किसान को भी सोचना है। हाँ, किसान को भी सोचना चाहिए। ये सब रिपरकशन है। हाँ, वही नहीं, बड़ा अच्छा लगा मुझे, भावना बेन ने आप दोनों के बारे में बताया था। तो वी विल कीप इन टच, बिकॉज आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। भावना बेन से मेरी बात हुई थी आप दोनों के बारे में, तो मैं आपका नंबर ले लूंगा भावना बेन से, विल कीप इन टच। यस यस सर, थैंक यू सो मच। रवि जी, बहुत सारे क्वेश्चंस और पॉइंट्स इनके लोगों के कुछ रह गए हैं, तो मैंने आपको मेरी स्लाइड्स भेजी थी, शायद आप उनके साथ शेयर करने में बाकी होगा अभी, आप उनको शेयर कर दीजिए, बिकॉज कुछ लोगों ने पूछा कि ट्री वॉक कैसे ज्वाइन करना है। तो जो मेरी लास्ट स्लाइड थी उसमें नंबर भी हैं, तो इफ पीपल कैन टेक दैट कॉन्टेक्ट, सेंड मी व्हाट्सएप ऑन दैट। तो बिकॉज ये लोग चाह रहे हैं कुछ करना, तो मेरे को लग रहा है हमारी जवाबदारी बनती है कि हम उनका हाथ पकड़ के साथ में चलें और उनको लेके जाएं उनकी प्लांटेशन की तरफ ज्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल लोकेंद्र जी, लास्ट टाइम भी हमने सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर किया था आपके कांटेक्ट डिटेल्स, और एक ट्री वॉक करके एक ग्रुप है, अहमदाबाद बेस्ड है, जो लोकेंद्र जी और उनके साथीदार सब मैनेज करते हैं। हमारे यहाँ से शायद कुछ पार्टिसिपेंट्स वो ग्रुप को ज्वाइन भी किया है। अभी भी जिनको भी इंटरेस्ट है तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिटेल्स सभी के साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा शेयर करूँगा, और पिछले प्रेजेंटेशंस की जो स्लाइड्स है, डिटेल्स है, और आज के प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स, वो सभी डिटेल्स भी शेयर करूँगा, जिससे कि उसको रेफर करके हम उसको किस तरीके से ये सब सॉल्यूशंस बनाने हैं, जो भी सब टेक्निक्स है, वो बार बार रेफर भी कर सकते हैं। आप पुरानी वाली तो तुरंत कर दीजिए। जी सर, मैंने फर्स्ट लेक्चर वाली सर वी हैव शेयर्ड, मे बी सम पार्टिसिपेंट्स मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट। अच्छा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, लग रहा था उन्होंने वो स्लाइड नहीं देखी, इसलिए मैं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है रवि जी, एनीथिंग एल्स? नहीं सर, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा, and I thank you very much on behalf of Nisarg Upchar Kendra, you and Bhavna ji, for collaborating with us and interacting with all our participants and sharing such valuable knowledge related to kitchen gardening and ecology, nature, and everything around us, which is it's a concept of coexistence, like you said. So thank you for sharing this idea with all of us, sir. Thank you very much. Thank you. Shukriya. Thank you everyone for joining. I'll log off now. Yes sir. हम मीटिंग एंड करते हैं.